नहीं रहेगा। जब बेसिकली हाँ, जब रिलीज हो रहा है प्रेशर, जब हाँ। कंप्रेशन नहीं हो रही। बिल्कुल। तो इस पीजो सेंसर को इस तरीके से कैलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। सो ऐसा है कि ये जो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है, इसकी जो ईएमएफ जनरेट करने का ट्रेंड है वो हम पहले देख लेते हैं, ठीक है। सपोज 0 डिग्री पे, जहाँ पे नॉट 0 डिग्री, उन केसेस में या उन टाइम्स पे जब इंजन लो प्रेशर जोन में चला गया, तब हमें ये कोई वैल्यू देगा या नहीं भी देगा, तो उस तरीके से ये कैलिब्रेट हो जाएगा कि अगर ये वैल्यू नहीं देगा तो इतना प्रेशर है, ठीक है। अगर ये हमें कुछ वैल्यू दे रहा है तो इतना प्रेशर है। तो देखो ये ऐसा है कि ये पीजो सेंसर को नहीं पता कि ये क्या सेंस कर रहा है, इसको नहीं कुछ भी पता, इसने ईएमएफ दे देनी है हमें। वो ईएमएफ हम डाटा एक्विजिशन पैनल में डालेंगे, उस ईएमएफ के कॉरेस्पॉन्डिंग एक कोरिलेशन होगी, ठीक है, कि अगर इतनी ईएमएफ आ गई सो इट मींस दैट कंबस्शन चैम्बर में इतना प्रेशर होगा, अगर ये ईएमएफ है तो ये प्रेशर होगा। तो नॉर्मली सक्शन के टाइम पे हमें पता है कि स्लाइटली एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लोअर प्रेशर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कैलिब्रेट कर लेते हैं। तो ये जो सारी जब ईएमएफ जनरेशन घटनी शुरू हो जाए तब प्रेशर रिलीज हो रहा है, मतलब ये तब प्रेशर रिलीज हो रहा है। ठीक है। मतलब हमारा जो मेन मोटिव है, आप देखो कि जब पिस्टन, ये कौन बोल रहा है फालतू बीच में? सार्थक, मिलूंगा ना तेरे से, मैं तो मिलने के लिए मरा पड़ा हूं भाई, दिल मतलब मेरा। हाँ मैं क्या कह रहा था, हाँ, तो जो पिस्टन जो हमारा कंबस्शन चैम्बर है उसमें ऐसा नहीं है कि ऑलमोस्ट वो एलिवेटेड प्रेशर पे रहेगा। सो कुछ ही टाइम होता है, बहुत ही छोटा टाइम होता है जहाँ पे पीक आती है और जहाँ पे हाई प्रेशर जोन क्रिएट होता है, बाकी सारा टाइम आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी, ठीक है। तो मे बी आपको अभी क्लास में ये डिस्कस हो रहा होगा कि पी थीटा डायग्राम कैसा होता है एक आईसी इंजन के लिए, ठीक है। एसआई के लिए कैसा होता है, सीआई के लिए कैसा होता है। तो आप देखो कि रफली क्लोज टू टीडीसी प्रेशर राइज करना स्टार्ट हो जाता है। टीडीसी से कुछ टाइम पहले प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है, टीडीसी पे जाते तरफ, टीडीसी की ओर जाते तरफ प्रेशर थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, एंड देन इन द नेक्स्ट 20 to 30 डिग्रीज प्रेशर काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आती है, प्रेशर फॉल कर जाता है। तो हमें जो मेन हमारा फोकस है, ये जो एक माउंटेन टाइप, एक डोम टाइप कर्व बनती है, उसके ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। जो उससे पहले वाले और उसके बाद वाले पॉइंट्स वो इतने सिग्निफिकेंट नहीं होते, पर फिर भी हम वो विद प्रॉपर कैलिब्रेशन वो भी अटेन कर सकते हैं यूजिंग दिस पीजो सेंसर। सो मैं आपको एक डाटा सेट में आपके साथ शेयर करूंगा। सो मेरे एमई थीसिस में ये है डाटा सेट, जिसमें मैंने प्रॉपर पी थीटा डायग्राम बनाया हुआ है यूजिंग द डाटा विच वाज कलेक्टेड बाय दिस पीजो सेंसर। ओके सर, मतलब yes. जब हम पीजो सेंसर यूज नहीं कर रहे, मतलब फंक्शनल नहीं है, ठीक है, हाँ जी। तो इसको हम निकालेंगे तो वो होल होगा, तो उसमें सर कोई फेलियर के चांसेस या लीकेज ऑफ गैसेस के चांसेस होते हैं? हाँ, अगर वो होल नहीं बंद होगा तो फिर तो गैसेस वगैरह सारे प्रोडक्ट्स बाहर ही आएंगे ना। हाँ जी सर मतलब फेलियर के चांसेस भी हो सकते हैं ना उसमें, मतलब हाँ ठीक है उसको एक प्लग आता है, प्लग के साथ उसको बंद कर देते हैं। अच्छा ठीक है, तो ये प्रेशर सेंसर था। उसके बाद हमारे पास जैसे आपको याद होगा कि रस्टन इंजन में हमने हीट बैलेंस शीट बनाई थी, तो वैसे ही इसमें भी हीट बैलेंस शीट बनती है, पर हमें कुछ नहीं करना, इसमें सारा कुछ ऑटोमेटिक है। तो इसमें देखो कि सबसे पहले हमारे पास वाटर की सप्लाई आएगी। सो यहाँ से ये ओवरहेड टैंक से वाटर की सप्लाई आ रही है, ये पाइप आ रही है यहाँ पे। सबसे पहले हम इनलेट वाटर का टेम्परेचर मेजर करेंगे, ये के टाइप थर्मोकपल लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये थर्मोकपल आ गया। अब ये थर्मोकपल कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है ऊपर
यहाँ पे डाटा एक्विजिशन पैनल में। अब ये वाटर की सप्लाई देखो कहाँ जा रही है। सबसे पहले ये जो वाटर की सप्लाई है इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सो एक पाइप तो ये आ गई उधर, दूसरी पाइप यहाँ पे आ गई इधर, ठीक है। अब यहाँ पे उस साइड पे दो रोटामीटर लगे हुए हैं। रोटामीटर क्या करते हैं, वाटर का मास फ्लो रेट चेक करते हैं। अब हम इंजन में इस सारे टेस्ट रिग में दो जगह पे वाटर की सप्लाई दे रहे हैं। पहली जो सप्लाई है जो है हाँ ये वाली, ठीक है। ये जो रोटामीटर है हमारी तरफ से ऑन द राइट साइड, ये हमें बताएगा कि इंजन के अंदर कहाँ जाएगा वाटर जैकेट में, ठीक है। वाटर जैकेट में कितना फ्लो रेट ऑफ वाटर जा रहा है, कितना वाटर जा रहा है, मास फ्लो रेट बेसिकली। सो ये वाला हमें बताएगा। ये देखो ये यहाँ से जाती हुई उस साइड जा रही है, उस साइड में आपको दिखाता हूँ कि कैसे क्या है। दूसरा है कंजम्पशन फॉर द कैलोरीमीटर। सो ये यहाँ से आ गई, ये जा रही है और यहाँ पे ये दे दी हमने वाटर की सप्लाई टू द कैलोरीमीटर, ठीक है। कैलोरीमीटर अगर आपको याद हो पुराने केस से, रस्टन वाले केस से, कि कैलोरीमीटर हम एग्जॉस्ट गैस का मास फ्लो रेट मेजर करने के लिए यूज करते हैं इनडायरेक्टली। अब ये वही पाइप आ गई जो उस साइड से आ रही थी, ये वो आ रही है पाइप उधर से। सो ये पाइप जो है ये हमने वाटर जैकेट में डाल दी यहाँ से, ठीक है। वाटर जैकेट में पैसेजेस बने हुए हैं ये मॉडिफाइड ब्लॉक में और इंजन हेड में, ठीक है। इन पैसेजेस में होता हुआ वाटर गर्म होके यहाँ से बाहर आ जाएगा, ये जो व्हाइट पाइप आपको दिख रही है। सो जैसे ही वाटर बाहर आएगा, हमने यहाँ पे एक थर्मोकपल लगा रखा है जो कि हमें बता देगा कि वाटर गर्म होके कितने टेम्परेचर पे बाहर आया। सो अगेन ये जो थर्मोकपल है ये जा रही है इसकी तार, सो ये भी ऊपर ही जा रहा है उधर डाटा एक्विजिशन पैनल में, ठीक है। तो अभी तक हमने दो थर्मोकपल देखे हैं, वाटर इनलेट का जो कि यहाँ पे है और दूसरा वाटर आउटलेट फ्रॉम द वाटर जैकेट, कि वाटर जैकेट में कितना गर्म होके बाहर आया, जिससे हमें पता चल जाएगा कि वाटर जैकेट में इसने कितनी हीट एक्सट्रैक्ट की। अब ये तो एक सर्किट था। सो अब इस पाइप में से होता हुआ ये देखो, ये यहाँ पे आती है पाइप एंड इसको हम यहाँ पे ड्रेन कर देंगे। ये फाइनली ये ब्लैक पाइप में से यहाँ पे हमने ड्रेन कर दिया वाटर, इसका अभी और कोई यूज नहीं है। सर थर्मोकपल तो टेम्परेचर ही मेजर कर रहा है मतलब? हाँ जी, टेम्परेचर मेजर कर रहा है सर। मतलब लास्ट टाइम जैसे हम कल वो मैनुअली मेजर कर रहे थे, अब ये मतलब हर एक टाइम पे करेगा ना मेजर? बिल्कुल, हर एक मूवमेंट पे। ठीक है सर। ठीक है। अब उसके बाद जो हमने ये वाटर डाला यहाँ पे, इसका टेम्परेचर हमें पता ही है क्योंकि हमने पहले ही चेक कर लिया। सप्लाई वाटर की दोनों को सेम है तो एक बार चेक करेंगे वाटर का टेम्परेचर। ये वाटर हमने यहाँ पे दे दिया। अब ये वाटर यहाँ से बाहर आएगा गर्म होकर। अब ये गर्म क्यों होगा? ये जो इंजन एग्जॉस्ट है, ये इंजन एग्जॉस्ट कैलोरीमीटर में जा रहा है। ये कैलोरीमीटर है, इंसुलेटेड है। कैलोरीमीटर क्या है? एक तरह का हीट एक्सचेंजर है। इसमें दो पाइप्स हैं, एक पाइप ये दिख रही है आपको, दूसरी पाइप ये बड़ी वाली है। ठीक है, तो जो बड़ी वाली पाइप है उसके थ्रू आउट ये छोटी पाइप निकल रही है। तो ये देखो इधर से निकल आएगी, ये आ गई इधर से। ये बड़ी पाइप वही है, इसके बीच में से ये छोटी पाइप निकल रही है। तो जो छोटी पाइप है अंदर वाली, उसमें ठीक है, जो छोटी पाइप है उसमें एग्जॉस्ट गैस ही फ्लो कर रही है, जो बड़ी पाइप है उसमें वाटर फ्लो कर रहा है। वाटर हमने यहाँ से सप्लाई दे दी और ये यहाँ पे बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब एक हॉट पाइप है, उसके सराउंडिंग में कोल्ड वाटर है, तो ये वाटर हीट एब्जॉर्ब कर लेगा और ये गर्म होकर यहाँ से बाहर आ जाएगा। उसका हम टेम्परेचर मेजर कर लेंगे यूजिंग दिस थर्मोकपल। ठीक है, अब दो टेम्परेचर और मेजर करने हैं, तो हमने टोटल अभी 3 टेम्परेचर मेजर किए हैं। वाटर इनलेट, वाटर आउटलेट फ्रॉम वाटर जैकेट, वाटर आउटलेट फ्रॉम कैलोरीमीटर। ठीक है, अब रिमेनिंग 2 हैं एग्जॉस्ट गैस के। सो ये देखो, ये टेम्परेचर है एग्जॉस्ट गैस का जब वो कैलोरीमीटर के अंदर गई यहाँ पे। ठीक है,
और ये टेम्परेचर यहाँ पे, ये है टेम्परेचर ऑफ एग्जॉस्ट गैस जब वो कैलोरीमीटर से बाहर आ गई। ठीक है, अब इसमें कोई डाउट है अगर आपको तो मेरे से पूछ सकते हैं थर्मोकपल्स में। सर 5 एक बार मतलब कर दो रिपीट, कौन कौन से? वाटर इनलेट, आउटलेट, कैलोरी। जब वाटर हमारा टैप से सप्लाई आई, ये वाटर का इनलेट टेम्परेचर, ये वाटर को हमने दो जगह पे भेजा, एक इधर और एक उधर। जो ये वाली साइड है ऑन द राइट साइड, ये है सप्लाई टू द वाटर जैकेट, जो लेफ्ट साइड वाली है ये सप्लाई टू द कैलोरीमीटर। अब वाटर जैकेट को हमने ये वाली पाइप से सप्लाई दे दी और ये वाली पाइप से बाहर आ गया, देखो ये वाइट पाइप। तो जब वाटर हमें सबसे पहले टैप से मिला था तो तब हमने थर्मोकपल लगा लिया था, टेम्परेचर मेजर कर लिया। अब वाटर गर्म होके बाहर आएगा, दोबारा फिर से मेजर कर लिया, 2 हो गए। वाटर हमने कैलोरीमीटर में यहाँ से डाला और ये यहाँ से बाहर आ गया। अब ये दोबारा गर्म होगा वाटर, तो इसका फिर से टेम्परेचर मेजर करेंगे। पर ऐसा नहीं है कि वही वाटर यूज किया, वाटर जैकेट में और वाटर जा रहा है और कैलोरीमीटर में अलग सप्लाई है, पर टेम्परेचर दोनों के सेम है। तो ये वाटर भी यहाँ से गर्म होके आ जाएगा, मतलब थर्ड, 3 टेम्परेचर वाटर के। एग्जॉस्ट गैस एट हाई टेम्परेचर कैलोरीमीटर में जाएंगी, उनका टेम्परेचर। एग्जॉस्ट गैसेस लो टेम्परेचर पे कैलोरीमीटर से बाहर आएंगी, उनका टेम्परेचर। ठीक है, तो ये 5 टेम्परेचर हम मेजर करेंगे फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हीट बैलेंस शीट। Any doubts in these thermocouples? Yes or no? यस सर। Any doubts? नहीं सर, मतलब समझ आ गया। Okay. So अभी हमारे पास ये सेंसर, ये जो व्हाइट वायर है इससे प्रेशर का डाटा आएगा, और ये जो वायर्स आप देख रहे हो ये सारी, इनसे हमारे पास ये T2, T4, T5, T6 सो ऑन टेम्परेचर्स का डाटा आएगा। ये डाटा जो है सारा प्रोसेस होके इसमें चला जाएगा। ये एक डाटा लॉगर है और ये डाटा लॉगर यूजिंग USB इंटरफेस हम कंप्यूटर को दे देंगे। यहाँ पे कंप्यूटर में हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम बोलते हैं IC इंजन सॉफ्ट, जो कि AC के लिए बनाया गया हुआ। तो उस सॉफ्टवेयर में हमें सिर्फ इनपुट डाटा देना है जो कि है प्रेशर का, टेम्परेचर का। उस डाटा की हेल्प से ये हमें परफॉर्मेंस पैरामीटर्स दे देगा। हाँ, तो अब ये देखो, ये जो आप कर्व देख रहे हो ना, ये वाली, ये ऐसी कर्व, ये जो पीजो सेंसर है ये बनाता है। देखो, जब लो प्रेशर जोन होगा तो देखो ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है। जैसे ही ड्यू टू कंप्रेशन प्रेशर इंक्रीज होगा तो कुछ EMF आने लग जाएगी, फिर एक पीक आएगी और देन ग्रेजुअली ये प्रेशर लो होता हुआ दोबारा फिर से वहीं पे आ जाएगा। तो वैसे तो ये इनका लोगो है, पर जो P थीटा डायग्राम बनता है वो भी ऐसा ही बनता है। आई होप कि अभी आपको क्लियर होगा कि जो आपका डाउट था ये इसका ऑपरेशनल। यस सर। ठीक है। सो अभी एक और मेन इंपॉर्टेंट चीज है इस इंजन में, जो कि है इसका डायनमोमीटर। सो ये हमारे पास ये फ्लाई व्हील है यहाँ पे फ्लाई व्हील के साथ एक कपलिंग लगी हुई है। अब ये कपलिंग जो है इस डायनमोमीटर के साथ लगी हुई है सॉरी। सो अब इस डायनमोमीटर में भी 2 सेंसर लगे हुए हैं, एक है लोड सेल और दूसरा है क्रैंक एंगल सेंसर। सो पहले ये डायनमोमीटर देखो कैसे काम करता है। सो जब हम इंजन को रोटेट करेंगे, ओके। सो ये जो पार्ट आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं एडी करंट डायनमोमीटर। सो जैसे आपको पता है कि एडी करंट क्या होते हैं भाई, एनीवन? वो एकदम लॉस
लॉस के टर्म्स में हमने पढ़ा हुआ है एडी करंट लॉस। सर जो इंडक्शन करंट होता है ना, जब वो वेरी करता है ईएमएफ के साथ तो एडी करंट प्रोड्यूस होते हैं वेरिंग बिल्कुल, ईएमएफ के बॉडी कारण। के अंदर जो इंडक्शन करंट इंड्यूस होता है। हाँ, इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन करके होता है ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो Surface देखो अभी current। क्या है, हाँ ठीक है, मैं आपकी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूंगा। सो ये बिल्कुल वही प्रिंसिपल पे बेस्ड है एडी करंट डायनामोमीटर। सो वहां पे फ्लाई व्हील के साथ एक कपलिंग लगी हुई है। इस एडी करंट डायनामोमीटर के अंदर एक कॉइल है, ठीक है। उस कॉइल, वो जो कॉइल है वो स्टेशनरी है, और कॉइल के अंदर एक रोटर है। जो रोटर है वो इसकी शाफ्ट के ऊपर माउंटेड है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, फ्लाई व्हील के साथ एक कपलिंग लगी हुई है। कपलिंग एक शाफ्ट के साथ कनेक्टेड है। शाफ्ट के ऊपर एक रोटर माउंटेड है। जो रोटर है वो एक स्टेटर के अंदर, यानी एक कॉइल के अंदर रोटेट कर रहा है, और जो वो कॉइल है वो स्टेशनरी है, ठीक है। इसमें कोई डाउट आपको? नो सर। तो सर ठीक है। नो। सो जब ये रोटर इस कॉइल के अंदर रोटेट करेगा तो एक ईएमएफ जनरेट होगी, यस और नो? यस सर। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम भी अपनी तरफ से एक ईएमएफ देते हैं। तो ये इसकी सप्लाई है, ये देखो, ये नॉर्मल इलेक्ट्रिक सप्लाई के साथ कनेक्टेड है, पर इस ईएमएफ को हम वेरी कर सकते हैं यूजिंग दिस नॉब। सो एक तरह का वेरिएबल रेजिस्टर कह सकते हो आप ये। सो होता क्या है, इंजन की रोटेशन के कारण इसमें कुछ ईएमएफ जनरेट होगी, ठीक है। हम अपनी तरफ से एक ईएमएफ दे रहे हैं। जो दोनों ईएमएफ्स हैं वो ऑपोजिट होती हैं, एक दूसरे को अपोज करेंगी, ठीक है। तो जो हमारी ईएमएफ है वो इंजन की रोटेशन के कारण जो ईएमएफ बनेगी उसको अपोज करेगी। अपोज करने से क्या है, जो रोटर है उसके ऊपर एक ब्रेकिंग फोर्स लगेगी। ब्रेकिंग मतलब टू स्टॉप, टू रिटार्ड, यानी एक रिटार्डिंग फोर्स लगेगी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, प्लीज फॉलो मी। हम इंजन को जब चलाएंगे, इंजन चलाने से जो इसके अंदर रोटर है वो रोटेट करेगा। रोटेट करने से एक ईएमएफ जनरेट होगी। हम भी अपनी तरफ से एक ईएमएफ दे रहे हैं जो कि ऑलरेडी जो ईएमएफ जनरेट हो रही है उससे ऑपोजिट है, ठीक है। तो हमारी ईएमएफ के कारण जो रोटर है उसके ऊपर एक रिटार्डिंग फोर्स लगेगी। अगर रोटर के ऊपर रिटार्डिंग फोर्स लग रही है तो विद द हेल्प ऑफ दिस कपलिंग, जो फ्लाई व्हील, जो क्रैंक शाफ्ट जो है, इंजन के पार्ट्स हैं, उनके ऊपर भी एक रिटार्डिंग फोर्स लगेगी। सो जितना हम यहाँ से इस वेरिएबल रजिस्टर की हेल्प से करंट बढ़ाते जाएंगे, उतना हमारा ईएमएफ, एक्सटर्नल ईएमएफ जो हम सप्लाई कर रहे हैं वो बढ़ता जाएगा। रोटर के ऊपर उतनी ही रिटार्डिंग फोर्स बढ़ती जाएगी, उतना ही लोड इंजन के ऊपर ज्यादा पड़ता जाएगा, ठीक है। सो इसका हमें पता कैसे चलेगा कि इंजन के ऊपर कितना लोड है? अब क्या होता है, जब इंजन के ऊपर लोड पड़ता है, ओके, जब हम एक्सटर्नल ईएमएफ देते हैं तो ये जो डायनमोमीटर है ना, ये ऐसे मूव कर सकते हैं। देखो, ये इस तरीके से रोटेट कर सकता है डायनमोमीटर। सो लोड पड़ने से, यानी रिटार्डिंग फोर्स लगने से, ये जो डायनमोमीटर है इस डायरेक्शन में नीचे आने लग जाता है। सो ये देखो यहाँ पे, ये जो पार्ट है, ये जो बोल्ट है, ये इस डायनमोमीटर की केसिंग के साथ अटैच्ड है, ठीक है। अगर ये पार्ट नीचे आएगा तो यहाँ पे हमने एक लोड सेल लगाया है जिसको, जो कि एक स्ट्रेन गॉज है। तो देखो, सो ये ऐसे मूव कर सकता है ऐसे, ठीक है। तो जब ये इसके ऊपर नीचे को प्रेस करेगा, इसको, ये जो एस टाइप चीज बनी है, इसको स्ट्रेन गॉज बोलते हैं। जब ये स्ट्रेन गॉज डिफ्लेक्ट होगी, डिफ्लेक्ट होने से यहाँ पे एक ईएमएफ जनरेट होगी। सो ये ईएमएफ भी हम कैरी आउट करके ऊपर ले जाएंगे डाटा एक्विजिशन पैनल में। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ,
इस केसिंग के साथ हमने ये बोल्ट लगाया हुआ है। जब हम एक्सटर्नल ईएमएफ देंगे तो ये जो केसिंग है ये इस डायरेक्शन में नीचे को प्रेस होने लग जाएगी, ठीक है, ड्यू टू द डायरेक्शन ऑफ द रिटार्डिंग फोर्स। तो रिटार्डिंग फोर्स के कारण ये इस डायरेक्शन में आने लग जाएगी। अगर ये इस डायरेक्शन में आएगी तो ये जो स्ट्रेन गॉज है ये वाला, ये इस एंड से यहाँ से डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो ये भी एक स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल है कि अगर इस टाइप के मटेरियल्स को हम डिफ्लेक्ट करें तो उनमें भी ईएमएफ जनरेट होती है डिफ्लेक्शन के कारण। सो ये जो ईएमएफ है ये इस वायर की हेल्प से हम डाटा एक्विजिशन पैनल में भेज देंगे। वहां पे ये जो सिग्नल्स हैं कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू द वैल्यूज ऑफ लोड। सो हमें एक मिनट, यहाँ पे आरपीएम आएंगे और यहाँ पे इस एलईडी पे हमें लोड डिस्प्ले होगा कि कितना लोड है, ठीक है। वहां से हमें पता चल जाएगा कि इंजन के ऊपर कितना लोड लग रहा है। तो वो जो लोड की वैल्यू आएगी वो आएगी इन केजीज। तो जैसे हम एक्सटर्नल लोड डालते हैं इन केजीज, फिजिकल मास डालते हैं इन केजीज, उसको हम कन्वर्ट करेंगे इनटू फोर्स बाय मल्टीप्लाइंग इट विद जी। फोर्स मल्टीप्लाइड बाय यहाँ से इस सेंटर से लेके यहाँ तक जो डायनमोमीटर की आर्म है, आर्म लेंथ, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टॉर्क मिल जाएगी। देन 2 पाई NT by 60 विल गिव अस ब्रेक पावर। पर हमें ये कुछ नहीं करना, ये सारा कुछ इस सॉफ्टवेयर में बैकग्राउंड में होता रहेगा। हमें बस अपनी तरफ से यहाँ पे इस नॉब की हेल्प से लोड को वेरी करना है, ठीक है। लोड वेरी करेंगे, हमारे पास वहां पे रीडिंग आती जाएगी। सो मैंने ये एक रिकॉर्डिंग की हुई है कि हम कैसे इंजन के ऊपर लोड चेंज करते हैं, वो मैं ट्राई करूंगा। ये LMS पे मैं उसको शेयर कर दूंगा, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि कैसे हम एक ट्रायल लेते हैं इस इंजन का। सर अब हाँ जी बोलो सर, जो मतलब हमने मतलब वो जो पुराने इंजन में हम वो स्प्रिंग फोर्स और बेल्ट लगाते हैं उसकी जगह हमने यही चीज किया है ना, मतलब बिल्कुल कि वो W1 माइनस W2 वो सेम काम है ना वो? बिल्कुल सेम एनालिसिस है, बस ये सारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है इस इंजन में, ठीक है सर। ठीक है। तो अभी ये एक सेंसर बच गया, ये है क्रैंक एंगल सेंसर। सो इसमें यहाँ पे देखो ये एक पॉइंटर लगा हुआ है ये वाला, और ये जो फ्लाई व्हील है इसके ऊपर भी एक पॉइंटर लगा होता है, पॉइंट लगा होता है। दोनों को हमने मैच करना होता है। मैच करके ये जो क्रैंक एंगल सेंसर है ये सेंस कर लेगा कुछ वैल्यू। तो इसको कैलिब्रेट कैसे करते हैं, जब वो पॉइंटर, ये वाला पॉइंटर फ्लाई व्हील के पॉइंट के साथ मैच कर जाए, मतलब वहां पे क्रैंक एंगल 0 है, तो हम अपनी तरफ से इसको कहेंगे कि ये क्रैंक एंगल 0 है। सर पॉइंटर दिखा दो। पॉइंटर इसको थोड़ा मोशन देना पड़ेगा, मैं देखता हूँ दूसरे पे है तो। हाँ, सो ये देखो ये मार्क लगाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। जब ये मार्क को हम इस पॉइंटर के साथ मैच करेंगे तो वहां पे हमारा एंगल जो है 0 डिग्री हो जाएगा। ये मार्क है, ये पॉइंटर है, अच्छा ठीक है ये यहाँ पे मार्क किया हुआ है, ठीक है। ये मार्क जब इस पॉइंटर के बिल्कुल सामने आ जाएगा तो वहां पे हमारा क्रैंक एंगल 0 हो जाएगा। उस तरीके से हम इस क्रैंक एंगल सेंसर को कैलिब्रेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है ये क्रैंक एंगल सेंसर, तो इसमें एक LED सोर्स से लाइट आती है, ठीक है। वो लाइट एक रिसीवर के ऊपर फॉल करती है। बीच में हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि बार बार उस लाइट के पैसेज को ब्लॉक करता है, ठीक है। सो अगर एक बार ब्लॉक किया तो इसने काउंट कर लेना है कि 1, अगर 2 बार ब्लॉक किया तो काउंट कर लेगा 2। सो 1 मिनट में वो पैसेज कितनी बार ब्लॉक होता है ये काउंट करता रहेगा। तो इस तरीके से हमें RPM पता चल जाते हैं, 1 मिनट में कितनी बार वो जो पैसेज है वो ब्लॉक होगा, उतने ही RPM होंगे इसके। समझ रहे हो बात के नहीं? एक सर लाइट काउंटर हो गया, सर एक काउंटर हो क्वेश्चन है। गया। हाँ जी बोलो। हेलो
How do I get to know that if my crankshaft sensor is bad or is it faulty? What is the way to diagnose it? But I am not able to get you. Your voice is very Hello? distorting. Am I audible now? Yes, yes. So I'm asking how will a person will get to know if the crankshaft sensor is faulty or not? Is there any way to diagnose that thing? Yes, there are ways. Because normally we know that the engine runs at 1500 RPM. Okay. So this is something which is related to the experience of a person. Okay. An experienced person knowing the sound of the engine can easily judge that what is the speed of the engine. So suppose my experience is that the engine is running at 1500 RPM, but this crank angle sensor is telling me that the RPMs are roughly 150. Okay, so in this way, I can get to know that there is some fault in this crank angle sensor. So if you are getting some weird data from this crank angle sensor, then definitely you can get to know that there is some fault. And for the diagnosis of any kind of fault, there are different ways. So it depends upon fault to fault. So what I have explained just now is one kind of fault. There can be some other kind of faults. So for each kind of fault, there are different diagnostics. So it depends upon fault to fault and basically on the सर experience इसको of a person. bypass कर सकते हैं किसी भी तरह से? Yes, we can bypass. It is just for our information. Okay, sir. Okay. If the crank angle sensor is faulty, it does not mean that the engine will not start. Engine will definitely start. Okay. While there are some electrically controlled engines, okay, electronically controlled engines, where the data from the crank angle sensor is necessary, okay, because the ECU continuously senses the RPM, and based on the RPM, it regulates the supply of the fuel. So such thing happens in CRDI and MPFI engines, okay. So over there, it is a must that the crank angle sensor should be functional and it should give you the right reading. If the crank angle sensor is faulty in those engines, then there can be a huge problem in the normal working of that engine. But over here, we are using this crank angle sensor just to get some data. If the crank angle sensor is not working, it will not be a big deal. We can work even without the crank angle sensor because this is a constant speed engine, and no matter what is the load on the engine, the speed will always be close to 1500 to 1550 RPM, not beyond this range. So I think I have cleared my point. Yes or no? Yes, sir. यस Okay. सर जो आपने CRDI MPFI बोला ये एडवांस्ड इंजन है? Yes, these are advanced engines. ठीक है सर. So this is the CRDA engine. Okay. So any doubts up to this point? सर Yes. सर आपने मेंशन किया था अभी कि इंजन ब्लॉक टेढ़ा हो जाता है कंप्रेशन रेशो कम करने के लिए. सर वो आप एक बार करके दिखा दोगे? बच्चे ये जो टेढ़ा होता है ना ब्लॉक, ये तभी कर सकते हैं जब इंजन चल रहा होता है, नॉट एट नहीं दिखाओगे? मैं आपको ये दिखा देता हूँ. ये देखो, ये डायग्राम देखो आप. ये यहाँ पे देखो इंजन ब्लॉक जो है जो ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल है, मतलब बिल्कुल नीचे लगा हुआ है. तो ये जो रेड वाली वॉल्यूम है ऊपर देखो, रेड डार्क किया हुआ है ना, ये क्लियरेंस है. ठीक है. दूसरे केस में ये जो ब्लॉक है इधर से लिफ्ट कर दिया, टेढ़ा कर दिया. टेढ़ा करने से ऊपर क्लियरेंस बढ़ गई. ठीक है. ये देखो ये इंक्लाइन किया हुआ है इस केस में. सर जब ये इंक्लाइन करते हैं तो इसको सपोर्ट कहाँ से मिलता है? इसको सपोर्ट मिलता है, ये देखो, इसको इंक्लाइन करने का तरीका क्या है, ये 1 2 और ये 3,
इधर भी 1 2 3, इन 6 को हम ये एलन की हेल्प से इनको लूज करते हैं, इस ब्लॉक को ऊपर उठाते हैं, दोबारा फिर से टाइट कर देते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपके माइंड में ये होगा कि ये तो सारा मतलब इंजन की कंप्रेशन और पावर इतनी होती है कि ये ब्लॉक को ही ऊपर उठा के फेंक देगा, ऐसा नहीं होता। ये देखो, ये जो पावर स्क्रू है ये इसको होल्ड करके रखता है, ठीक है। जब हम ये बोल्ट जो है ये खुले कर देंगे, लूज कर देंगे ये बोल्ट्स, ये वाले सारे, तब भी ये जो पावर स्क्रू है ये इसको होल्ड करके रखेगा। अगर हम पावर स्क्रू को घुमाएंगे तो ये ऊपर नीचे जाएगा। ओके सर। ठीक है, तो ये देखो, ये इसका स्लॉट बना हुआ है, ये अभी बिल्कुल। यस, कैन यू प्लीज रिपीट? पावर स्क्रू के लिए बना किस चीज का होता है कि मतलब इतना स्ट्रांग होता है कि हम थोड़े जैसे लूज भी कर देंगे तो इसे मूव करने नहीं देगा? ये वाली नहीं सर, पावर स्क्रू जो पिछले जैसे आपने इससे पिछले दिखाया था, ये वाला राइट हैंड साइड पे, ये पावर स्क्रू। हाँ जी सर। आप एक बार स्लोली बोलोगे, थोड़ा सा धीरे, मेरे को समझ नहीं आया आपकी बात। किस मटेरियल का बना होता है पावर स्क्रू? पावर स्क्रू ये नॉर्मली माइल्ड स्टील का। अच्छा सर, ठीक है, ओके। सो ये तो देखो, ये जो स्लॉट बना हुआ है, जब हमने लोएस्ट कंप्रेशन रेशियो रखनी है तो ये बिल्कुल ऊपर चला जाएगा, इस डायरेक्शन में चला जाएगा, और यहाँ पे जो खाली जगह आपको ये ऊपर दिखेगी इस बोल्ट के साइड पे। ठीक है, मतलब इतना सा स्लाइड होता है ये। अगर ये ऊपर चला जाएगा बिल्कुल तो कंप्रेशन रेशियो 12 हो जाएगी, अगर ये बिल्कुल नीचे आ जाएगा तो कंप्रेशन रेशियो 18 हो जाएगी। सो बहुत ज्यादा टिल्ट नहीं करते, पर इतना सा टिल्ट करने से भी कंप्रेशन रेशियो बहुत चेंज हो जाती है। एनी फर्दर डाउट्स? कौन सा सेंसर? यस सर, टेम्परेचर वाले दिखा दीजिए एक बारी। ये पीजो सेंसर। अच्छा, नहीं, अभी ये सेंसर देखना है कि स्लॉट्स देखने हैं आपको? सर वो मार्क एंड पॉइंटर बोल रहा है। ये है स्लॉट। वो पॉइंटर और मार्कर, जो पॉइंटर की बात कर रहे हो ना, वो कह रहा है ये, मतलब जहाँ पे वो रोटेशन, मतलब कोई एंगल 0 रहता है वो। ये बच्चे यहाँ पे एक पॉइंटर लगा हुआ है, ठीक है। जब ये पॉइंटर इस मार्क के कांटेक्ट में आ जाएगा, मतलब दोनों अलाइन हो जाएंगे, तब हमारा जो क्रैंक एंगल है वो 0 हो जाएगा। क्रैंक एंगल 0 मतलब पिस्टन विल बी एट TDC। नहीं, गियर का कोई लेना देना नहीं है। गियर, हाँ, ये गियर जो है ये यहाँ पे एक सेल्फ स्टार्टिंग मैकेनिज्म लगा हुआ, उसके लिए है ये गियर। हाँ, इस गियर का क्रैंक एंगल पोजीशन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये फ्लाई व्हील के ऊपर गियर माउंट किए हुए हैं। गियर का माउंट करने का पर्पस किया है क्योंकि हमें ये स्टार्टर मोटर से इसको स्टार्ट करना है। एक दूसरा एस्पेक्ट क्या है, हमें क्रैंक एंगल पोजीशन देखनी है, तो वो मार्किंग भी फ्लाई व्हील के ऊपर की हुई है। पर ये नहीं है कि ये मार्क और ये गियर आपस में रिलेटेड है। ये गियर, नहीं, ये गियर का स्टार्ट करने के लिए ना वो। हाँ, गियर सेल्फ स्टार्टिंग के लिए है, ठीक है। ये जो पहले दिखाया आपको वो पुराना इंजन है, उसके बाद ये सेल्फ स्टार्ट आने लग गया, ये नया इंजन है। ये पुराने इंजन में गियर नहीं है, ठीक है। ये मैनुअल स्टार्ट वाला है।
सो और कुछ आप पूछ सकते हो अगर आपको कोई किसी तरह की डाउट सर है। जिसमें स्टार्टर मोटर है वो भी कैमशाफ्ट से कनेक्टेड है, स्टार्टर मोटर का फ्लाईव्हील, मतलब जैसे आपने नहीं इसमें बताया था। वो उसमें हम फ्लाई व्हील को मोशन देते हैं। जो स्टार्टर मोटर वाला है, स्टार्टर मोटर फ्लाई व्हील को मोशन देगी और फ्लाई व्हील बाकी सारा कुछ घुमा देगा। सर तो फिर स्टार्टर मोटर रिट्रैक्टेबल होती है? हाँ, रिट्रैक्टेबल है। अभी देखो ये रिट्रैक्ट हुई हुई है। ठीक है, हाँ जी सर। जब हमें स्टार्ट करनी है ये गियर आगे आ जाएगा और इसके मैश में आ जाएगा। ठीक है सर। एनी अदर डाउट्स? नो सर। Okay, so I am asking you one last time, if you have any doubt you can ask, else we can end this session. सर वो CRDI वाला दिखा दो एक बार इंजन। ये स्विफ्ट का इंजन है। So maybe ये जो इंजन है ये आपके करिकुलम में नहीं है, क्योंकि ये मास्टर डिग्री लेवल का इंजन है। ठीक है, ठीक है सर। but for demonstration purpose I will definitely demonstrate the parts of this engine, तो आपको आइडिया हो जाएगा। इसमें भी हम करते वही हैं जो इन सभी इंजन्स में करते हैं। ठीक है सर। और हमारे पास एक BMW का इंजन भी है। सर तो गाड़ियां खरीद के निकाल रहे हैं? नहीं, दिस वाज डिनोटेड बाय BMW। सो ये है BMW का इंजन एंड दिस इज यूज्ड इन BMW X1। सर तो ये ऑटोमेटिक वाला है ना? यस, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। ऑटोमेटिक है, मतलब उतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है एज कंपेयर टू बाकी जो इंजन सर ने दिखाए थे। मतलब ये सिंपलीफाइड लग रहा है और ऑटोमेटिक है। ढका हुआ है इसलिए लग रहा है भाई। So I think we should not have such kind of discussions, but you can see the engine. So maybe when you all visit this lab you can have a look on the parts of this engine. Okay. Okay. So for the next lab we will not be having any kind of demo. We will be performing one small activity. Then उससे जो next lab होगी उसमें हम ये इंजन करेंगे। So ये भी similar इंजन है, but this is a dual fuel engine. तो ये दो अलग-अलग फ्यूल्स पे काम करता है, जिनमें से एक लिक्विड और दूसरा गैस। So मिक्सचर पे चलता है ये इंजन। ठीक है, any other doubts आप पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। Okay, so Yes, next sir. lab I think it will be after the MSTs, right? Yes, sir. Okay, so we will meet after MST. Till then हाँ जी बोलो। LMS का क्या डाउट है? सर अपने ट्यूटेट का एक्स्ट्रा सेशन का बता दो।